हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 8 फरवरी 2026 की तैयारी के लिए सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी 8 फरवरी 2026 की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के क्वेश्चन है। और यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में, मैं चूँकि 2011 से मैं देख रहा हूँ सीटेट को, तो मैं 2011 से लेकर के 2000 आपका 26 चल रहा है। तकरीबन मोटा मोटी आपका लगभग 14 साल 15 साल हो गया हमको सीटेट को देखते हुए। तो मुझे बहुत अच्छे से इसका एक्सपीरियंस है कि सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सीटेट 2026 की तैयारी के लिए सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान में पूछा गया है कि प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे होते हैं। तो प्रतिभावान जो विद्यार्थी होते हैं, और एक चीज़ मैं दोस्तों बता दूं आपको कि हम लोग क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी विकल्प जो दिए गए हैं उन विकल्पों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा। तो आप लोग जो है विकल्प यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 1 2 3 4, ये तो आप लोग खुद ही पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो हम सीधे ना आंसर जो रहेगा ना उस आंसर को देखेंगे और उसी आंसर को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, व्याख्यात्मक तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा था कि प्रतिभावान विद्यार्थी। तो प्रतिभावान जो विद्यार्थी होते हैं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। कैसे? देखिए, जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं उनको हम एक तरीके से कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं प्रतिभावान विद्यार्थी, उन बच्चों में सीखने की गति बहुत तेज होती है और वे जानकारी को, किसी भी जानकारी को सामान्य बच्चों की तुलना में जल्दी ग्रहण करते हैं और उसे अपने स्मृति में लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट जो है वो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो शिक्षक को बचना चाहिए किससे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे, कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। क्यों दोस्तों, समझिएगा। देखिए, शिक्षण का जो नियम है, टीचिंग का जो मेथड है, वह सरल से जटिल की ओर है। अर्थात आपका सरल से जटिल का और सरल से जटिल की ओर मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहले जटिल यानी कि कठिन अवधारणा पढ़ाएंगे और फिर सरल पर जाएंगे तो बच्चे भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए इससे बचना चाहिए। सबसे पहले जो है आप सरल पढ़ाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप कठिन होते जाएंगे तो बच्चे धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले जटिल अवधारणाओं को नहीं पढ़ाना है, पहले सरल अवधारणाओं से शुरुआत करनी है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा का जो उदाहरण होगा वह कौन सा होगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। देखिए, जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे सीखने में मज़ा आ रहा है या समझ बढ़ रही है, तो वह आंतरिक प्रेरणा है। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण होगा? तो दोस्तों पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण होगा? तो पियाजे के अनुसार जो इसका कारण होगा वह कौन सा होगा? तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा
ऑप्शन नंबर पहला, अर्थात वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। क्यों? देखिए, बच्ची को यह लगता है कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है। पियाजे के अनुसार वह अभी पलटावी गुण यानी कि रिवर्सिबिलिटी नहीं समझती है, यानी वह क्रिया को मानसिक रूप से उलट नहीं सकती कि पानी वापस चौड़े बर्तन में डालने पर उतना ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, यानी कि वह रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं रखती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे अगला 5वां प्रश्न पूछा गया है कि कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 5 नंबर के इस प्रश्न में? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्यों? देखिए, यह जो नियम है, जिस तरीके से ये बातें कही गई है, इसमें कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर, जिसको हम बोलते हैं लेवल 3 से लेकर के स्टेज 6 तक, यहाँ व्यक्ति खुद के बनाए सार्वभौमिक सिद्धांतों, जैसे कि आपका सिद्धांत हो गया मानवाधिकार हो गया, न्याय हो गया, ये सब क्या हैं? ये आपके सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। इस पर चलता है। लोगों का मानना है कि ये सार्वभौमिक सिद्धांत इस पर चलता है, चाहे कानून कुछ भी हो। तो इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अर्थात यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे 6 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला, बच्चों की विभिन्न ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। ध्यान देंगे दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का मतलब है हर तरह के बच्चे, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले एक साथ बच्चे पढ़ेंगे। शिक्षक को सबकी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों का ख्याल रखना होता है, उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 7 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ जो ध्यान में रखना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1, 3 और 5, अर्थात हर विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना, बिल्कुल सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना और विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, यह जो है आपका राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे आपका सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना कभी नहीं होगा और अप्रत्यक्ष निर्देश देना ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 1, 3 और 5 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 8वां क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ जो है एक शिक्षक को जो करना है वो ये करना है कि कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। देखिए, जिसे दिखाई नहीं देता है उसे स्पर्श करके यानी कि टच करके और सुनने के माध्यम से सिखाना सबसे अच्छा है। जैसे कि एक विजुअल्स दृश्य प्रस्तुति यानी कि विजुअल्स उनके काम में नहीं आएंगी,
तो यहाँ जो है आपका कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना सबसे बेहतर विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला 9 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो यहाँ आपका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, स्वलीनता। ऑप्शन नंबर पहला, जिसको हम स्वलीनता को क्या कहते हैं, स्वलीनता को कहा जाता है आपका ऑटिज्म। ऑटिज्म कहते हैं इसको, यानी कि आदमी अपने में ही मशगूल रहता है। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को दूसरों से नज़र मिलाने, बातचीत करने और सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई होती है। इसको हम स्वलीनता कहते हैं, यानी कि ऑटिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पे कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश 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 को बढ़ावा देना चाहती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, सृजनात्मकता। दोस्तों, जब बच्चे अपनी मर्जी से कुछ नया बनाते हैं तो यह उनकी रचनात्मकता, यानी कि उनकी ये आपकी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है। तो यहाँ पे आपका सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 11 नंबर पर प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश 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 है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यहाँ दोस्तों 11 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, केंद्रियन सेंट्रिज्म। देखिए, इसे हम केंद्रियन या सेंट्रेशन कहते हैं। बच्चा किसी चीज़ की सिर्फ एक विशेषता जैसे कि लंबाई पर अगर ध्यान देता है और चौड़ाई को भूल जाता है तो इसको हम सेंट्रेशन कहते हैं, यानी कि एक पहलू पर ध्यान देना और दूसरे की उपेक्षा करना। तो इसको हम सेंट्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच डैश 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 जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो दोस्तों, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अर्थात स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित और धीमी और तार्किक। अर्थात ध्यान देंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वह आपका 2 से 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में वृद्धि स्थिर तेज होती है, लेकिन सोच आत्मकेंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिक होता है। और वहीं जब बालक जब मध्य बाल्यावस्था में आता है, यानी कि 6 से 11 वर्ष में आता है, तो वृद्धि थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन सोच जो है वह तार्किक हो जाती है, यानी कि बच्चा जो है लॉजिकल बातें सोचता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि थोड़ी सी धीमी है और सोच जो है वो आपका तार्किक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल गतिक कौशल। तो ये हो जाएगा आपका तैरना। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, तैरना। अर्थात स्थूल गतिक कौशल में शरीर की बड़ी मांसपेशियों जैसे कि हाथ और पैर इनका उपयोग होता है, जैसे कि दौड़ना या तैरना। बाकी विकल्प जैसे कि अगर आपका बुनाई, कटाई या कागज़ पे एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये सब चीज़ें जो है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे तैरना करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 14 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश 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 और डैश 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 सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो वह किस प्रकार के सिद्धांतों का पालन करेंगे, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों,
ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, शीर्षगामी या अवरोही, समीपस्थ या आंतरिक से बाहरी। दोस्तों विकास के जो सिद्धांत हैं वो शीर्षगामी, जिसको कि हम सेफोलिक्यूडल कहते हैं, यानी कि सिर से पैर की ओर, जो आपके विकास सिर से पैर की ओर होते हैं, सिर से पैर की ओर जो विकास होते हैं उसको हम शीर्षगामी कहते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होते हैं, यानी कि जो समीपस्थ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिडिमिटल, यानी कि शरीर के केंद्र, यानी कि आपके जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से बाहर, यानी कि हाथ और पैर की ओर जो विकास होता है उसको हम समीपस्थ विकास कहते हैं। तो यहाँ आपका शीर्षगामी यानी कि अवरोही और समीपस्थ यानी कि आंतरिक से बाहरी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश 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 प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतः व्यक्ति या द्विक स्थान, क्योंकि दर्शन शास्त्री जो हैं हावर्ड गार्डनर, यहाँ पे जीवन के दर्शन शास्त्री जो होते हैं वे जीवन के बहुत गूढ़ रहस्यों को समझते हैं, जिसको कि हम एक तरीके से इंट्रापर्सनल कहते हैं, यानी कि अंतः व्यक्ति। और मूर्तिकार जो होते हैं वह उनका जगह और आकार की समझ रखते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एक तरीके से द्विक स्थान, यानी कि एक तरीके से आपका स्पेशियल और स्पेशियल। और अंतः व्यक्ति जो होते हैं वह एक तरीके से आपके इंटरपर्सनल यानी कि आंतरिक बातों को सोचते हैं। अगला 16वां क्वेश्चन है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक अधिगम, जिसको कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, ये आपका किस पर जोर देता है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे, देखिए अनुभवात्मक अधिगम जो होता है यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यह रटने की बजाय अनुभव से सीखने और उस अनुभव पर आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करने पर जोर देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे 17वां प्रश्न है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो प्रभावी तरीका जो है वह है आपका उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका बच्चों को खुद सोचने, अनुमान लगाने और ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि बुद्धि मंथन करने के मौके देने चाहिए, जिससे कि बच्चा खुद समस्या का समाधान ढूंढने में अपना दिमाग लगाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण आर दे रहा है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ कथन और कारण, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए यह सही है कि वातावरण सार्थक होना चाहिए, तो कथन जो है आपका सही है, और आर भी सही है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यहाँ आर और ए का सही कारण है क्योंकि बच्चे सक्षम हैं, इसीलिए हमें वैसा वातावरण देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो अधिगम के दौरान जो योगदान नहीं देगा वो आपका गैर प्रासंगिकरण, यानी कि
गैर प्रासंगिकरण का मतलब है आपका डीकंटेक्सचुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि पढ़ाई को संदर्भ से अलग कर देना, जो सीखने में बाधा डालता है। सीखना हमेशा संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गैर प्रासंगिकरण सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कि कक्षा की शुरुआत क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। देखिए, इसको हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी कि अपनी सोच पर विचार करना। जिस प्रश्न में बच्चे को अपनी समझ और बदलाव के बारे में सोचना पड़े, वह चिंतन पर चिंतन है। और कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21वां प्रश्न है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बचपन के प्रारंभिक सालों में अगर देखेंगे हम, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थात देखिए 2 से 6 वर्ष की उम्र में शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास होते हैं, जिसमें हम एक तरीके से अमूर्त तर्क यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो होता है वह किशोरावस्था में आता है। इसलिए आपका यहाँ पे किशोरावस्था का जो वो है वो आपका करेक्ट नहीं होगा, यानी कि आपका संवेगात्मक कौशल नहीं होगा। तो ऑप्शन में आपका 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे अमूर्त तर्क नहीं होगा, अमूर्त तर्क जो है ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है 22 नंबर पे कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। रचनावादी कक्षा यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास में रचनावाद में जो बच्चे खुद खोजबीन करते हैं, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। देखिए, रचनावाद में बच्चे खुद खोजबीन यानी कि एक्सप्लोरेशन और एक दूसरे से बातचीत यानी कि इंटरेक्शन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पे अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया को हम रचनावादी कक्षा कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे 23वां प्रश्न है कि एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है और उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाएगी पाड़, जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। पाड़ को क्या कहते हैं, पाड़ को कहा जाता है आपका स्कैफोल्डिंग पाड़। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जब बड़ों द्वारा यानी कि बड़े आदमी के द्वारा बच्चे को अस्थायी मदद यानी कि एक तरीके से कहते हैं हिंट या जिसने होता है क्यू, कोई क्यू देना दी जाती है, उसे हम पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पे पाड़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 24वां प्रश्न है कि अभिकथन ए, एक शिक्षिका कक्षा को संवादनात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क दे रही है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। क्यों पहला आंसर आपका राइट होगा। देखिए, इसका ए कारण जो है बिल्कुल सही इसलिए हो रहा है कि उदाहरण जो है पर्यावरण से लेने चाहिए। आर भी सही है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में अहम है, और आर बिल्कुल सही वजह बताता है कि क्यों उदाहरण पर्यावरण से लेने चाहिए। इसलिए आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है।
25वां प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? बच्चे के समस्या समाधान में जो बाधा उत्पन्न करेगा वह आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अर्थात अगर बच्चा किसी वस्तु के पुराने या पारंपरिक इस्तेमाल पर ही अड़ा रहे, यानी कि फंक्शनल फिक्स्डनेस, तो वह नया तरीका नहीं सोच पाएगा और यह क्या है, एक बाधा है। तो यहाँ पे वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर ही स्थिर रहना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26वां प्रश्न है कि अभिकथन ए, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। तर्क दे रहा है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। क्यों? देखिए, गलतियाँ सीखने का एक हिस्सा है और ये असफलता नहीं दर्शाती है और बच्चे खुद सोचने में सक्षम होते हैं, इसलिए ए और आर दोनों कथन गलत है और यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? तो इमोशन इसमें से कौन सा नहीं है? स्मृति, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, क्रोध, प्यार, भय, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब के सब जो है आपके इमोशन हैं। इमोशन यानी कि आपके क्या है, ये सब आपके संवेग हैं। लेकिन स्मृति क्या है? स्मृति एक आपकी मेमोरी है, यादाश्त है। 28वां प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए जो करना है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करना। देखिए, दंड, इनाम या होड़, कंपटीशन, ये बाहरी प्रेरणा है, लेकिन सीखने में जो आनंद आता है वह आपका आंतरिक प्रेरणा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 29वां प्रश्न है कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश डैश किसको प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है को सुसाधित करता है। देखिए कैसे, अगर शरीर और मन स्वस्थ है तो पढ़ाई अच्छी होगी और यह अधिगम को और आसान यानी कि सुसाधित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सुसाधित करना करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में कि रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? तो यहाँ आपका एट्रीब्यूशन, रूही का जो आरोपण है वह किस पर है? कोशिश की कमी, ऑप्शन नंबर 3, कोशिश की कमी। अर्थात रूही कह रही है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, यानी कि कोशिश नहीं की। यह क्या है? एक आंतरिक कारण है जिसे बदला जा सकता है। तो यहाँ पे आपका कोशिश की कमी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट 2026 की तैयारी के लिए सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों को देखा है, जो कि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ये आपके सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे इस चैनल पे आपको लगातार सभी सब्जेक्टों के, ऑल सब्जेक्टों के आपके सीटेट के क्लासेस लगातार चलाए जा रहे हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, पहली बार में ही सीटेट आप क्वालिफाइड कर लेंगे। दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेरे साथ सही समय से जुड़े रहिए और समय से सारे वीडियो को वॉच करते जाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।